हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है मेडिवल इंडिया, साउथ इंडिया एंड द चोलास। तो चोलास के बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो आज उसी डिस्कशन को इन डिटेल लेकर जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सोचो एक ऐसी जगह जहां पर सुबह का सूरज मंदिर के शिखर पर चमक रहा है, व्यापारी यानी कि मर्चेंट्स अपना सामान बेच रहे हैं, पुजारी मंदिर में दीप जला रहे हैं और चोला सेना के जहाज वापस लौट रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जिन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, जिन्होंने लोगों के दिल भी जीते, कविता से, कला से और ज्ञान से। जिन्होंने सिर्फ मंदिर नहीं बनाए बट उन मंदिरों को स्कूल बना दिया। जिन्होंने सिर्फ अपने देश पर राज नहीं बल्कि श्रीलंका, पर्शिया, ईस्ट इंडीज पर भी राज किया। ये उस महान चोलन की कहानी है जो साउथ इंडिया के बहुत ही महान सम्राट रहे हैं। तो चलो वक्त के पीछे चलते हैं 9th सेंचुरी में, जहां पर ये महान एम्पायर की कहानी शुरू हुई थी। ये 400 साल तक चली। यहाँ पर विजयन चोला से लेकर राजा राजा और राजेंद्र चोला तक की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जहां पर संस्कृत और तमिल में कविताएं लिखी गई, पत्थरों पर राज्य की बातें लिखी गई। दुनिया ने एक ऐसा भारत देखा जो एक नया भारत था। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेडिवल साउथ इंडिया के बारे में। मेडिवल साउथ इंडिया मतलब ये वो टाइम था जब साउथ इंडिया में नए नए किंगडम्स उभर कर आ रहे थे। तो इससे पहले कि हम डिटेल में जाए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये मेडिवल पीरियड होता क्या है, मतलब ये मध्यकालीन समय या वक्त जो है ये क्या था। तो जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो ये मेडिवल पीरियड यानी कि ये वो पीरियड है जहां पर नए नए किंगडम्स उभर कर आ रहे थे, सिविलाइजेशन एक अलग लेवल की एडवांस हो रही थी। और इस समय पर साउथ इंडिया में भी 3 किंगडम्स उभर कर आए। कौन कौन से? चेरास, चोलास एंड पांड्यास। इन तीनों में से ये तीनों ही काफी पावरफुल थे, लेकिन इन तीनों में से एक ऐसा किंगडम था जो सबका बॉस था। आप गेस करोगे कौन सा? एग्जैक्टली चोलास। और इन्होंने राज किया, आप हैरान हो जाओगे, 433 इयर्स तक, इतने लंबे समय तक। तो बस यही सारी चीजें आपको यहाँ पर नोट्स की फॉर्म में भी मिल जाएंगी। सो मेडिवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री बिगेन अराउंड द 8th सेंचुरी सीई, और इंडिया में यही मेडिवल पीरियड 8th सेंचुरी सीई के अराउंड शुरू हुआ था। So this period marks a significant stage in the development of civilization in India. तो इस स्टेज के बाद जो इंडियन सिविलाइजेशन थी ना, वो उनमें काफी डेवलपमेंट्स हुई, काफी एडवांस भी होने लगी उस टाइम के हिसाब से। During this time, 3 major kingdoms flourished in South India: चोलास, चेरास एंड पांड्यास, जिसमें से सबके बॉस कौन थे? Exactly, Cholas. So Cholas was the most powerful among 3, and the duration of Chola Empire was around 433 years. Origin कहाँ पर था? तो ये जो पूरा किंगडम था, ये डेवलप हुआ था एक बहुत ही फर्टाइल वैली में, जो कि थी कावेरी रिवर वैली। तो ये मतलब वो एक ऐसा किंगडम था जहां पर जमीन तो उपजाऊ थी, जमीन तो फर्टाइल थी, साथ ही साथ राजा भी बहुत पावरफुल थे, जिसकी वजह से ये किंगडम सबसे पावरफुल था। और यहाँ इसकी वजह से इंडिया में काफी डेवलपमेंट्स देखी गई। सो फर्टाइल वैली ऑफ रिवर कावेरी असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड द पॉलिटिकल ग्रोथ। तो ये है कावेरी रिवर, ये जो आप ब्लू में देख रहे हो ना, ये है कावेरी रिवर। तो इस रिवर के अराउंड ये पूरा जो किंगडम है वो इस रिवर के अराउंड ही फ्लरिश हुआ। अब बात करते हैं एक रीकैप की। बीच बीच में आप देखोगे कि रीकैप्स हैं। तो कब शुरू हुआ था इंडिया में? 8th सेंचुरी के अराउंड, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड इन इंडिया। सो साउथ इंडिया फ्लरिशेस इनटू चोलास, चेरास एंड पांड्यास। तो सबसे पावरफुल चोलास थे, जिन्होंने 433 इयर्स तक रूल किया। ओरिजिनेट कहाँ पर हुए? एक फर्टाइल वैली में, जो कि थी कावेरी रिवर वैली। ठीक है, अब हम आ रहे हैं वहीं पर कि हमें कैसे पता कि ऐसा हुआ था।
कैसे पता? तो एग्जैक्टली सोर्सेस से। कौन से सोर्सेस से? लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेस को हमने 3 में डिवाइड किया है, मैं आगे नाम सब सारे बताऊंगी, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में वही इंस्क्रिप्शंस और मॉन्यूमेंट से। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपने लिटरेरी सोर्सेस के साथ। तो शुरू करते हैं उस सोर्स से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है चोलास का। क्या था? लिटरेचर। वो लिटरेचर के लिखने वाले ही, मतलब उस समय पर बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, राइटर्स और पोइट्स रहे थे, साथ ही लिटरेचर के प्रोटेक्टर्स भी माने जाते हैं। उस समय पर इतना जबरदस्त काम हुआ था कि उस एज को द गोल्डन एज ऑफ तमिल लिटरेचर भी कहा जाता है। तो इनका सबसे पहला जो राइटिंग थी वो है कलिंगट्टपुरम बाय जया कौंडर। तो 12th सेंचुरी के अराउंड एक तमिल पोएम लिखी गई थी जिसका नाम है कलिंगट्टपुरानी। इसमें डिस्क्राइब किया गया कुलोटुटुकुंगा चोला वन का, जिन्होंने कलिंगा के किंग के ऊपर जीत हासिल की थी। अब डिस्क्रिप्शन इतना खतरनाक था, मतलब इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि ये किंग कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी फैमिली कैसी थी, इनका राज्य कैसा था, इनकी क्वींस कौन थी, कि ऐसा लगता है ना कि सब कुछ इस पोएम में ही है। मतलब इसे एज अ पोएम नहीं बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटन डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो इसमें किंग की लीनियज के बारे में, उनकी बर्थ, फैमिली, मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स, और इवन दे मूव टू द सिटी ऑफ कांची एंड इट आल्सो हैज अ मेंशन ऑफ ऑल हिज क्वींस। सो दिस वाज द फर्स्ट लिटरेरी सोर्स फ्रॉम द चोलास पीरियड। दूसरे पे चलते हैं। तिरुमुरई बाय भक्ति पोएट, जो न्यानार्स और अलवार्स ने लिखी थी। तो बेसिकली ये भक्ति के बारे में हमें बताता है कि उस समय के लोग जो थे, जो चोलास के टाइम पे, वहां पर रिलीजियस क्या सेंटिमेंट्स हुआ करते थे लोगों के। सो इट वाज कंपोज्ड वर्क्स इन शैवराज एंड वैष्णवास ट्रेडिशंस। और 12th सेंचुरी में इन सारी ही पोएम्स को एक 12 वॉल्यूम्स में इनको कलेक्ट कर लिया गया, इकट्ठा कर लिया गया, जिसे तिरुमुरई कहा गया। तो ये हाईलाइट करती हैं चोलास के टाइम पर रिलीजियस लाइफ की, कि उस टाइम के लोगों की रिलीजियस लाइफ कैसी हुआ करती थी। सो दिस वाज अ सेकेंड लिटरेरी सोर्स। थर्ड वन, अदर लिटरेरी वर्क्स। अदर लिटरेरी वर्क्स में सबसे पहले है कंबन्स तमिल रामायण, विच वॉज द प्राइड ऑफ द तमिल लिटरेचर। तो इसे इतने सिंपल से, इतनी सुंदरता से लिखा गया है कि आज भी लोग इसको पढ़ना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क, दैट इज नाला विम्भा, विच वॉज रिटन बाय पुलागंदी एंड इट इज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड स्वीटनेस, एंड द चोलास वर द पेट्रन्स ऑफ तमिल लिटरेचर। तो उस टाइम ये जो 433 ईयर्स थे अप्रोक्सीमेटली, तो इस टाइम पर किंग्स ने इतना ज्यादा लिटरेचर को, पोएट्स को, राइटर्स को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया कि इस समय पर, इस समय को बोला जाता है द गोल्डन एज ऑफ तमिल लिटरेचर। क्या बोला जाता है? सो इट इज कॉल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ तमिल लिटरेचर। ठीक है, तो इसे गोल्डन एज ऑफ तमिल लिटरेचर कहा जाता है। तो ये तो थे हमारे लिटरेरी सोर्सेज। अब आप इनका रिकैप कैसे करोगे? नाम पता होने चाहिए। सो चोलास पैट्रनेज ऑफ लिटरेचर, तो इनमें ये हैं 3 वो, कलिंगट्टपुरानी, देन तिरुमुरईज एंड कंभंस रामायण एंड नाला वंभा। तो ये कल्चर के बारे में बताते हैं, कल्चरल प्राइड है। वहीं पर तिरुमुरई, यहाँ पर भक्ति पोइट्स, जो भक्ति थी, लोगों की भक्ति के बारे में यहाँ पर बहुत सारे पोइट्स ने काफी कुछ लिखा, और उसे अराउंड 12th सेंचुरी में वो एक साथ मिला दिया गया, मतलब 12 वॉल्यूम्स में इनको इकट्ठा कर दिया गया। देन कलिंगट्टपुरानी, इट वाज द वॉर टेल्स ऑफ कुलुटुटुंगा चोला वन, जिनके उन्होंने जब कलिंगा के ऊपर जीत हासिल की थी उसके बारे में डिटेल में लिखा गया है। साथ ही साथ किंग्स की लाइफ, उनकी क्वींस, उनकी पहले की जिंदगी, उन सब के बारे में डिटेल में लिखा गया है। तो ये तो थे हमारे लिटरेरी सोर्सेज। अब आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर। चोलास ने मंदिरों की दीवारों पर, पिलर्स पर और कॉपर प्लेट्स पर अपने सारे काम, जो भी वो काम करते थे, वो सब लिखवा दिए थे। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि अनबिल है, करांदी है, वो कॉपर प्लेट्स की ग्रांट्स हैं। कन्याकुमारी के स्टोन इंस्क्रिप्शंस हमें बताते हैं कि चोलास का ओरिजिन जो है वो सूर्य वंश से है, तो बेसिकली सोलर डायनेस्टी से है। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑल्सो,
जो अशोका पिलर है, अशोका पिलर पे भी हमें चोलास का मेंशन मिला है, जिससे पता ये चलता है कि चोलास और जो मौर्यंस थे उनके बीच में भी दोस्ती का एक कनेक्शन था। कलिंगा के किंग कारावेला के हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चला है कि चोलास की एक डायनेस्टी को, मतलब बेसिकली एक कॉन्फेडरेसी को कलिंगा ने हरा दिया था। तो आप देख रहे हो कि ये जो पूरी हिस्ट्री है ना वो कितनी इंटरकनेक्टेड है। थोड़ी चीजें हमें यहाँ से पता चली, थोड़ी चीजें हमें यहाँ से पता चली, और जब हमने उनको लिंक आपस में किया तो हमें पूरी हिस्ट्री का पता चल गया। तो इस तरह जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें किसी भी डायनेस्टी के बारे में, किसी भी पुरानी सभ्यता, किंगडम के बारे में काफी कुछ बताती है। तो यही सब कुछ यहाँ पर लिखा है। सो इनकी इंस्क्रिप्शंस वॉल्स, पिलर्स और कॉपर प्लेट्स पे मिले हैं, जैसे एनाबेल और कैंडराई। और इवन जो कन्याकुमारी का स्टोन इंस्क्रिप्शन है वहां पर, उससे पता चलता है कि चोलास सोलर ओरिजिन के थे। देन अशोका पिलर पर भी चोलास का मेंशन है, जिससे हमें ये पता चला है कि मौर्यंस और चोलास के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशंस थे। देन हाटीगुम्पा इंस्क्रिप्शन, जो कलिंगा के किंग थे कारावेला, ही डिफीटेड द तमिल कॉन्फेडरेसी, इससे हमें एक सबूत मिला है। Then coming on to the monuments, so monuments they were expert temple builders। मतलब अगर आप चोलास के टेम्पल्स को देखो ना तो आपको एकदम ऐसे सुकून सा मिलता है। इतने सुंदर टेम्पल्स इन्होंने बनाए हैं। इनमें सबसे फेमस है बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ तंजौर, जो एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है द्रविडन आर्किटेक्चर का। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। सो देयर इज अ कोट बाय V.A. स्मिथ, जिन्होंने लिखा है कि ये वो टेम्पल्स हैं जो आंखों को प्लीज करते हैं, मतलब ऐसे टेम्पल्स जिनको देखने से आंखों को सुकून मिलता है, ऐसे सुंदर टेम्पल्स हैं। और बाद में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी कैपिटल को न्यू कैपिटल बना दी थी, गांगीकोंडा चोलापुरम, विच इज नोन फॉर डेलिकेट कार्विंग। देन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स भी मिले हैं, और जिसमें सबसे फेमस है नटराज जी का, विच इज द डांसिंग शिवा, वो सबसे ज्यादा फेमस है। तो आपने डांसिंग शिवा का एक पूरा एक मूर्ति देखी होगी, जो तमिल कल्चर के लिए आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है। तो इसको भी रिकैप कर लेते हैं। इंस्क्रिप्शंस कॉपर प्लेट, स्टोन एडिक्ट्स और पिलर्स से मिली है। दे गिव इन्फो ऑन द चोला जिनोलॉजी, रिलीजन एंड द विक्ट्रीज। और मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स जैसे तंजौर का और गंगाईकोंडा का, तो गंगाईकोंडा इनकी नई कैपिटल हुई थी, जहां पर इन्होंने और भी बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे और काफी सुंदर टेम्पल्स बनाए थे। ये द्रविडन आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और इसमें ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, जिसमें नटराज जी की जो डांसिंग शिवा है उनकी मूर्ति, जो तमिल कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। अब बात करते हैं इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री का, द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ चोलास। तो सबसे पहले क्या आप ये जानते हो कि चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो मिलते हैं उन महान इंसान से जिनका नाम था विजयालय चोला। तो 9th सेंचुरी में, तो अराउंड 846 से 871 CE तक विजयालय चोला ने राज किया। तो इन्होंने 9th सेंचुरी में सबसे पहले अपनी एक कैपिटल बनाई थंजावुर में। सो ही एस्टैब्लिश्ड चोला रूल इन द तमिल लैंड, और इनकी कैपिटल थी थंजावुर इन द मिड 9th सेंचुरी, अराउंड इस टाइम पर। इसके बाद इनके ग्रैंडसन, जिनका नाम था किंग परांतका I, 907 से 946 CE तक उन्होंने रूल किया। और ये बहुत ही ग्रेट वॉरियर थे। इन्होंने पांड्या टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया, और इन्होंने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि श्रीलंका तक, जिसे सेलोन भी बोला जाता है, वहां तक वॉर्स लड़ी और उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। अब आते हैं राजा राजा द ग्रेट पर। तो इन्होंने रूल किया, इसे राजा राजा चोला 1 भी बोला जाता है, और इन्होंने रूल किया 985 से 1014 CE तक। इन्हें राजा राजा द ग्रेट भी बुलाया जाता है। सो ही वॉज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इलस्ट्रियस रूलर ऑफ द चोला डायनेस्टी। तो इन्होंने वो चीजें की जो बाकी किंग्स इससे पहले नहीं कर पाए थे। क्या किया? सबसे पहले इन्होंने जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको खत्म कर दिया, लोगों के बीच में जो अपनी ही किंगडम में चलते आ रहे कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको खत्म कर दिया। दूसरा, ही डिस्ट्रॉयड चेराज नेवल फ्लीट एंड सबड्यूड पांड्यास। तो बेसिकली चेराज और पांड्यास को भी डिफीट करके
वहां भी अपना राज चला दिया। एनेक्स्चर्ड पार्ट्स ऑफ ट्रेवेनकोर, मैसूर एंड कुर्ग। तो आप बोलोगे मैसूर कुर्ग तो सुना हुआ है, ट्रेवेनकोर क्या है? तो तिरुवनंतपुरम का नाम सुना है, तिरुवनंतपुरम जिसे हम त्रिवेंद्रम के नाम से भी जानते हैं, आपने सुना होगा, तो बस ये वही है ट्रेवेनकोर। देन कलिंगा एंड नॉर्दर्न गंगा रीजन। तो ये जो सारा इंडिया का पार्ट था, इस पूरे के पूरे पार्ट को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। दे डिफीटेड चालुक्यास एट वेंगी एंड द रूलर ऑफ सेलोन। सेलोन मतलब श्रीलंका की बात कर रहे हैं। नाउ ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इन्होंने राजा राजेश्वरा टेम्पल तंजावुर में बनाया। ही द टेम्पल वॉल्स लिस्ट हिज मेजर अचीवमेंट्स। तो इस टेम्पल की जो वॉल्स हैं वो इस किंग के बारे में, राजा द ग्रेट के बारे में बहुत ही, उसकी जितनी भी अचीवमेंट्स है ना उनके बारे में हमें बताती हैं। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स। देन ही ऑल्सो प्रमोटेड ट्रेड। तो इन्होंने जो अपनी नेवल फ्लीट थी ना उसको एक्सपैंड किया, उसको इंडियन आर्मी, अरेबियन सी और ईस्ट इंडीज तक उसको फैलाया और पावरफुल एक नेवल फ्लीट अपनी बना दी। देन द प्रोस्पेरिटी ऑफ चोला मंडलास रीजन, द ओरिजिन ऑफ कोरोमंडल। तो इन्होंने ही इस किंगडम को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। मतलब अगर हम बोलें कि सबसे ज्यादा इस फाउंडर जो थे वो तो थे, लेकिन इस किंगडम को स्ट्रॉन्ग बनाने में जो मेन हाथ है वो है राजा चोला वन का, जिन्हें राजा द ग्रेट भी कहा जाता है। इसके बाद आए राजेंद्र चोला वन, जिन्होंने रूल किया 1014 से 1044 सीई तक। ही वॉज द सन ऑफ राजा वन, बेसिकली राजा द ग्रेट के ये बेटे थे। ही एक्सपैंडेड चोला एम्पायर फर्दर। अब जितना इन्होंने फैलाया था उससे भी ज्यादा फैला दिया इनके बेटे ने। इनके समय पर जो चोला किंगडम था वो अपनी हाइट्स पर था, मतलब सबसे ज्यादा पीक पर था। इन्होंने ही कैरिड कैंपेन्स टू द सेंट्रल इंडिया। इन्होंने गोंडवानास, गंगास और पल्लवास सबको डिफीट किया। ही मेंटेन द स्ट्रॉन्ग आर्मी। इन्होंने बंगाल, बिहार, ओडिशा, अंडमान निकोबार और मलाया आइलैंड्स, इन सारे आइलैंड्स पर अपना कब्जा कर लिया। तो मतलब जो चोलास थे वो सिर्फ साउथ इंडिया के इस हिस्से तक नहीं बल्कि इस अंडमान निकोबार के हिस्से तक भी पहुंच चुके थे। तो ये एक बहुत ही महान रूलर थे जिन्होंने चोलास के किंगडम को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दिया। इसके बाद इन्होंने नई कैपिटल बनाई गंगाई कोंडा विच चोलापुरम। तो इन्होंने टेम्पल्स बनवाए यहाँ पर, जो ग्रेट आर्किटेक्चर है आज के टाइम पे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी जिन्हें हम यूज करते हैं, जिन्हें हम बुलाते हैं इस समय का। सो 16 माइल एम्बार्कमेंट बना दी इन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक के अराउंड। एंड ही वाज आल्सो द ग्रेट पेट्रन ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। इसके बाद आए इनके लास्ट रूलर। सो ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ द चोलास, जिनका नाम था राजा धीरे राजा चोलास, राइट। तो इनका रूल कब से था? 1044 से 1052 सीई तक। तो इनके टाइम पर भी इन्होंने ग्लोरी को, साइज ऑफ द एम्पायर को मेंटेन रखने की कोशिश की। लेकिन इस समय पर अब इन्होंने एक बैटल लड़ी चालुक्यास के साथ इन 1052 सीई में, और वहां पर इनकी ये हार गए, इन्हें मार दिया गया। सो ही डाइड, हिज डेथ मार्क द स्टार्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द चोलास। तो बेसिकली 1052 सीई में उनके लास्ट रूलर राजा धीराजा चोला इनके लास्ट रूलर थे, और उस समय पर उनकी चालुक्या से हार के बाद चोला किंगडम का डिक्लाइन शुरू हो गया। सो पांड्यास, चेरास एंड हौसलास दे गेन्ड इंडिपेंडेंस। तो अब ये सब अलग हो गए, ये सब इनके कब्जे में आ चुके थे चोलास के, अब ये वापस से अलग हो गए। और फाइनल ब्लो तब हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी के जनरल, जिनका नाम था मलिक काफूर, ने इन्वेड किया चोला किंगडम पर और इस किंगडम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो ये था एंड ऑफ द चोला एम्पायर। तो अगर अब हम इसका रिकैप देखें तो इट स्टार्टेड विद द पॉलिटिकल हिस्ट्री, स्टार्टेड विद द फर्स्ट रूलर जिनका नाम था विजयालय चोला। 846 सीई में शुरू हुआ था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी और इनके टाइम पर कैपिटल थी तंजावुर। दूसरे आए इनके ग्रैंडसन जिनका नाम था परांतका वन, 907 से 946 सीई तक, ठीक है, सीई तक। ही वन
मेनी वॉर्स अगेंस्ट पांड्यास एंड सैलोन्स, जो कि श्रीलंका जिसे हम कहते हैं। राजा राजा वन आए जिन्होंने 985 से 1014 सीई तक राज किया और इन्होंने एम्पायर का इन्हें बिल्डर बुलाया जाता है। ही वॉज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट और इन्होंने बृहदेश्वरा टेम्पल बनाया जिसे देखकर आंखों को सुकून मिलता है, ऐसे V.S. स्मिथ जी ने कहा है। देन उसके बाद आए राजेंद्र वन जिन्होंने 1014 से 1044 सीई तक राज किया और इनके टाइम पर चोला किंगडम सबसे ग्रेटेस्ट हाइट्स पर था और बहुत ज्यादा प्रॉस्परस था। इन्होंने नेवी की स्ट्रेंथ बढ़ाई, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उधर गंगा के नॉर्दर्न प्लेन्स, ये सारे उनके कब्जे में आ चुके थे। लेकिन फिर इन्होंने गंगाईकोंडा चोलापुरम को अपनी कैपिटल बना दिया। इसके बाद आए इनके लास्ट रूलर जिनका नाम था राजाधिराजा। 1044 से 1054 सीई तक he also tried to expand this kingdom और साथ ही साथ इन्होंने जो ग्लोरी थी, जो ऑनर था इस किंगडम का, वो बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन 1052 सीई में चौलक्यास के साथ लड़ते टाइम इनकी डेथ हो गई और यहाँ से डिक्लाइन स्टार्ट हो गया चोला किंगडम्स का। फिर क्या था, फिर अलाउद्दीन खिलजी के जनरल आए काफूर और उन्होंने पूरी तरह से चोला किंगडम को खत्म कर दिया। तो अब आते हैं चोलास की एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो आपको पता है कि चोलास की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज्यादा अच्छी थी ना, इतनी वेल मैनेज्ड थी कि आज के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को भी यही पढ़ाया जाता है। तो शुरू करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो अब जब आप चोलास की एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ना हम रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे हमारा किंग है, कौन, हमारा प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड ही वॉज हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। अब इनको असिस्ट करने के लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, सेम वे यहाँ पर भी पेरुंतरम्स एंड सेरुंतरम्स होते थे। पेरुंतरम्स हायर ऑफिशियल्स को बुलाते थे और सेरुंतरम्स लोअर ऑफिशियल्स को बुलाते थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी थी देश की सुरक्षा करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी। तो लोगों में कल्चर को प्रमोट करना, प्रॉस्पेरिटी बनाना, इस कल्चर को और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देना और लोगों को सपोर्ट करना। देन कम्स द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो अब क्या था कि बड़ा सा देश है जिसको राजा बैठ के चला रहा है। अब इस देश में अलग अलग मिनिस्टर्स हैं जो हायर ऑफिशियल्स और लोअर ऑफिशियल्स में जिनको डिवाइड किया गया है। इसके बाद आते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब जैसे कि सेंटर की गवर्नमेंट अब आ गई है स्टेट की गवर्नमेंट, तो इसको आप स्टेट गवर्नमेंट जैसे मान सकते हो। ठीक है, तो इस समय पर जैसे इंडिया में है 28 स्टेट्स, लेकिन यहाँ पर 6 प्रोविंसेस हुआ करती थी जिन्हें मंडलम्स बुलाया जाता था एंड इट वाज गवर्न्ड बाय द रॉयल फैमिली मेंबर्स। कौन चलाता था? रॉयल फैमिली मेंबर्स इनको चलाते थे और इनके सब डिविजन्स होते थे कोटम्स, नाडूस एंड कुरम्स। ठीक है, कोटम्स मतलब डिविजन्स, नाडूस मतलब डिस्ट्रिक्ट्स और कोरम्स मतलब तहसील। तहसील में वही आते हैं द ग्रुप ऑफ विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस एक ग्रुप में आते हैं जिसे हम तहसील बुलाते हैं। अब इसके बाद आते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एग्जैक्टली हमने तो ये पढ़ा हुआ है सिविक्स में, राइट। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो बहुत ही स्ट्रांग हुआ करती थी, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने भी जोर डाला था कि अगर किसी भी देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाएं, हम अपने विलेजेस को मजबूत बनाएं। तो सेम यहाँ पर भी विलेज और जो कुरम्स मतलब हम तहसील्स की बात कर रहे हैं, देवर वहां पर ऑटोनॉमी हुआ करती थी, वो खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, अपने मसले सुलझाते थे और अपनी गवर्नमेंट खुद बनाते थे। सो दिस हैपेंड बैक देन, मतलब 9th सेंचुरी में भी सेम ही कॉन्सेप्ट था। सो इट वाज गवर्न्ड बाय द पंचायत, जिन्हें लोग इलेक्ट करते थे एंड they were free in इनकम पे, इन एक्सपेंडिचर पे, पुलिस और जुडिशियल फंक्शंस में, तो इन चीजों में वो फ्री थे, वो अपने डिसीजंस खुद लेते थे। तो ये एक तरह से एक बहुत ही, हम इसे बोल सकते हैं कि एक शाइनिंग एग्जाम्पल है एक ट्रू डेमोक्रेसी का। तो हम ये सोचते हैं कि
हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी शुरू हुई जब मतलब अभी कुछ सालों पहले, फिर अंग्रेज आ गए, उन्होंने इसको खत्म कर दिया, फिर हमने 1947 के बाद फिर शुरू किया। तो ऐसा नहीं है, ये तब से चली आ रही है, 9th सेंचुरी से, चोलास के टाइम से। तो क्विक रिकैप करते हैं इसी एडमिनिस्ट्रेशन का। तो किंग सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड हुआ करता है और उनके नीचे बहुत सारे क्या हैं, हायर एंड लोअर ऑफिशियल्स हैं। इसी पूरे किंगडम को, इसी पूरे राज्य को या देश को डिवाइड किया गया है कितने, 6 मंडलम्स में, जिन्हें प्रोविंसेस कहा जाता है। ठीक है, इन्हें हम मतलब इन शॉर्ट आज के टाइम पर स्टेट्स भी बुला सकते हैं। देन इन्हीं मंडलास को कोटम्स में, नाडूज में और कुरम्स में, लोकल यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो कोटम्स क्या हैं? कोटम्स आर बेसिकली द डिविजन्स, नाडूज आर द डिस्ट्रिक्ट्स एंड कुरम्स आर द तहसील्स, जिसमें ग्रुप ऑफ विलेजेस आते हैं। और उसके बाद सबसे लोअर लेवल पर जो डेमोक्रेसी के ट्रू स्ट्रेंथ हमें बताता है, तो पंचायत ही लोकल गवर्नेंस करती हैं एंड दे वर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू सिस्टम कैसा था? तो रेवेन्यू सिस्टम कैसा था कि मेन जो इनका ऑक्यूपेशन था ना, मतलब मेन जो पैसा आता था वो लैंड रेवेन्यू से ही आता था। और उसके लिए एक चीज फिक्स थी कि जो भी आपका लैंड प्रोड्यूस होगा उसका 1/3 आप एज अ टैक्स दोगे। सो मेन सोर्स वाज द लैंड रेवेन्यू एंड 1/3 वाज गिवन एज अ टैक्स। जो भी प्रोड्यूस होगा उसका 1/3। देन द मर्चेंट्स पे टैक्स ऑन द प्रॉफिट्स। ठीक है, इवन मर्चेंट्स को भी टैक्स देना पड़ता था। और ये जितना भी टैक्स आता था, इसको ऑफिशियल्स को सैलरी देना जो इस बड़े से देश को चला रहे हैं। दूसरा, आर्मी को मेंटेन करना और पब्लिक वर्क्स, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना, वहां पर यूज किया जाता था। देन कम्स द डेमोक्रेटिक असेंबलीज। तो इसी रेवेन्यू सिस्टम में कुछ डेमोक्रेटिक असेंबलीज हुआ करती थी, जैसे नाटर्स जो कोर्ट चलाते थे, जो जुडिशियल मैटर्स को हैंडल करते थे। फिर नगटार्स, जिसे जो ट्रेड और कॉमर्स देखते थे, सो ट्रेड और कॉमर्स के इश्यूज को हैंडल करते थे। देन अर्ज मतलब जो लोकल विलेज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो लोकल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने वाले। देन सभाज, जो ब्राह्मण स्पेसिफिक इश्यूज को देखते थे, जो ब्राह्मण होते थे उनके स्पेसिफिक इश्यूज के लिए एक सभा बनाई जाती थी। तो ये हैं इनकी डेमोक्रेटिक असेंबलीज। अब आते हैं इनके फंक्शंस पर। तो फंक्शंस क्या हैं? टैक्स को कलेक्ट करना, पब्लिक वर्क जैसे इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना और डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। सबसे बड़ा काम ही डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना होता है। देन कमिंग ऑन टू द रीकैप। तो रीकैप क्या है? इनका रेवेन्यू असेंबलीज कैसी थी? रेवेन्यू थी, लैंड रेवेन्यू आता था, लैंड से टैक्स आता था। कितना टैक्स लेते थे? जो भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/3 टैक्स लेते थे। इट वॉज यूज फॉर सैलरीज, आर्मी एंड पब्लिक वर्क्स के लिए। और इसी आर्मी के ऊपर ये जो टैक्स आया, इसी से इन्होंने अपनी आर्मी को इतना स्ट्रांग बनाया कि ये अंडमान, वहां पर श्रीलंका, दूसरी तरफ ईस्ट इंडीज तक इन्होंने खुद को एक्सपैंड कर लिया चोलास ने। देन असेंबलीज में कौन कौन सी हैं याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नागर जो लीगल इश्यूज को देखती थी, नगटार्स जो ट्रेड और कॉमर्स को देखती थी, और जो डिस्प्यूट्स को हैंडल करती थी, और सभा जो ब्राह्मण के इश्यूज को हैंडल करती थी। नाउ कमिंग ऑन टू द पब्लिक वर्क्स एंड द इरिगेशन। तो ये एक स्पेशल क्रिएटेड डॉक्यूमेंट था। तो आज भी देखो तो आप PWD डिपार्टमेंट होता है, सुना होगा आपने। आप में से कई बच्चे होंगे जिनके पापा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में काम भी करते होंगे। तो ये जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, स्पेशल क्रिएटेड डिपार्टमेंट है, जिनमें रोड्स बनाना, टेम्पल्स बनाना, उनकी देखभाल करना, उनकी साफ सफाई करना, डैम्स, टैंक्स और कैनाल्स बनाना और एग्रीकल्चरल ग्रोथ को प्रमोट करना, ये सब पब्लिक वर्क्स और इरिगेशन के अंडर आता है। पानी जाना चाहिए खेतों में ताकि वहां फसल अच्छी हो, फसल अच्छी होगी तभी तो टैक्स अच्छा आएगा, करेक्ट। अब बात करते हैं इनकी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एक ऐसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि इन्होंने इंडिया से भी बाहर निकलकर खूब फैल कर राज किया। तो इनकी काफी स्ट्रांग आर्मी थी। इनके पास इन्फेंट्री थी, मतलब वो सैनिक जो पैदल चलते हैं, कैवेलरी जो घोड़ों पे चलते हैं, घोड़ों पे चलते हैं, एलिफेंट्स, और नेवी थी इनके पास। तो ये काफी स्ट्रांग आर्मी थी। द नेवी वाज यूज्ड टू कॉन्कर द आइलैंड, जैसे मलाया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, एंड दे फैसिलिटेटेड ट्रेड्स विद सेलोन, ईस्ट इंडीज एंड पर्शिया। तो इनके साथ ट्रेड को इन्होंने
एक्सपैंड किया। देन कमिंग ऑन टू द पब्लिक वर्क्स एंड द मिलिट्री का रीकैप। तो पब्लिक वर्क्स और मिलिट्री का रीकैप कुछ ऐसा है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो रोड्स, टेम्पल्स, डैम्स, टैंक्स, लेक्स, इरिगेशन कैनाल्स को बिल्ट करने के लिए था। मिलिट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी, नेवल फ्लीट थी एंड दे डिफेंडेड द एम्पायर एंड एनेबल्ड ओवरसीज ट्रेड्स एंड कॉन्क्वेस्ट। तो ओवरसीज में ट्रेड को भी बढ़ाना और वहां पर जगहों को, मतलब राज्यों को जीत कर वहां पर खुद अपनी डायनेस्टी को, अपने किंगडम को फैलाने का काम भी किया। नाउ कमिंग ऑन टू द सोशल लाइफ अंडर द चोलास। अब देख तो हम रहे हैं काफी स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, लोग खुश थे या नहीं थे ये जानते हैं। तो हमने देखा कि कितने अच्छे योद्धा हुआ करते थे चोलास के टाइम पर। ये बहुत ही महान योद्धा वाला एक पूरा एम्पायर था। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कला में अच्छे थे या फिर ये युद्ध लड़ने में बहुत अच्छे थे, ये अपने समाज को बनाए रखने में भी बहुत अच्छे थे। तो इनके समय का जो समाज था वो काफ़ी पीसफुल था और काफ़ी स्ट्रक्चर्ड था। तो इनके टाइम पर सोसाइटी को 4 हिस्सों में बांटा गया था। आपने जो वैदिक पीरियड में जो 4 भाग पढ़े थे, 4 वर्ण पढ़े थे, एग्जैक्टली वैसा ही है। सो देयर वाज द 4 फोल्ड डिविजन। सबसे पहले ब्राह्मण्स, प्रीस्ट और स्कॉलर्स हुआ करते थे। क्षत्रियास में आते थे वॉरियर्स एंड रूलर्स, वैश्यास में ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, और शूद्रास में लेबर्स और जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते थे। अब स्लेवरी भी उस समय पर एग्जिस्ट करती थी। कुछ इंस्क्रिप्शंस, कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऐसे मिले हैं जहां पर स्लेवरी के बारे में लिखा गया है, जहां पर इवन ये तक लिखा गया है कि जो स्लेव्स थे उन्हें बेचा जाता था। तो bonded laborers, slaves lived in poor conditions. Inscription mention the sale of the slaves, and slaves had वेरीड ग्रेड्स। तो अलग अलग ग्रेड्स के स्लेव्स हुआ करते थे। अब ऑक्यूपेशन कैसी थी? सो सोसाइटी इंक्लूडेड स्किल्ड प्रोफेशनल्स, काफी स्किल्ड प्रोफेशनल, जैसे आज हम देखते हैं कारपेंटर्स हैं, वीवर्स हैं, ब्लैक स्मिथ, मेसन्स और गोल्ड स्मिथ हैं, एग्जैक्टली वहां पर भी हुआ करते थे। अनप्रिविलेज्ड क्लासेस लिव्ड इन स्लम्स, जो अनप्रिविलेज्ड थे वो स्लम्स में रहते थे। और सोशल फ्रीडम, जो अपर क्लास थी वो काफी सोशल फ्रीडम को एंजॉय करती थी। क्लास डिस्टिंक्शंस वाज प्रेवलेंट एंड येट प्रोफेशनल रिस्पेक्ट was afforded to the skilled laborers। जो skilled laborers थे उन्हें प्रोफेशनल रिस्पेक्ट मिला करती थी। अब अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, तो हमने क्या देखा था कि बहुत सारे इन्होंने टेम्पल्स बनाए और टेम्पल्स को ही स्कूल माना जाता था। तो बच्चे अलग कोई स्कूल्स नहीं होते थे जैसे आज होते हैं, वैसा नहीं था। स्कूल्स बेसिकली टेम्पल्स में ही होते थे। सो टेम्पल सर्व्ड एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड वर्शिप। तो वहां पर रिलीजन और एजुकेशन दोनों को मिक्स करके पढ़ाया जाता था। सो प्रीस्ट एक्टेड एज द लोकल टीचर्स और मीडियम संस्कृत हुआ करता था, और धीरे धीरे इस संस्कृत में तमिल को भी ऐड कर दिया गया। सो ओवर टाइम द लोकल डायलैक्ट दैट इज तमिल was adopted in संस्कृत vocabulary। ठीक है, अब बात करते हैं रीकैप की। तो अगर हम सोशल स्ट्रक्चर और एजुकेशन की बात करें तो 4 वर्ण सिस्टम थे, 4 डिविजन्स थे। ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास क्या क्या होते हैं पता होना चाहिए। उस समय पर स्लेव्स और बॉन्डेड लेबर्स का भी काफी चलन था। इवन स्लेव्स को बेचा तक जाता था, जो सबसे बॉटम वाले लेवल पर आते थे। एजुकेशन टेम्पल्स में मिलती थी। इट वॉज द प्लेस ऑफ वर्शिप और लर्निंग का प्लेस भी टेम्पल्स ही हुआ करते थे। प्रीस्ट टीचर्स होते थे और संस्कृत में इनिशियली पढ़ाया जाता था, और धीरे धीरे यहाँ पर लोकल लैंग्वेज, लोकल डायलैक्ट का भी इन्फ्लुएंस आ गया। तो यहाँ पर तमिल का भी यूज होने लगा अलॉन्ग विद द संस्कृत। अब हम बात करते हैं चोलास के आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। तो जैसे हमें पता है कि ये काफी माहिर थे आर्ट और आर्किटेक्चर में, तो सेम अब देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने किया था उस समय पर। Cholas architectural achievement। तो चोलास they were the great patron of art and architecture। तो वो महान योद्धा तो थे ही, और आर्ट के लिए उनके दिल में एक खास प्यार था, एक खास जगह थी। तो इसके लिए उन्होंने टेम्पल्स, रोड्स, कैनाल्स, पैलेसेस, इवन सिटीज और पब्लिक स्पेसेस भी बनवाए।
सो इनका जो सबसे मेन जो आर्किटेक्चर था, सो चोला टेम्पल आर्किटेक्चर जो द्रविडन स्टाइल में बना था. सो इट इज नोन फॉर इट्स द्रविडन स्टाइल. इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नगाड़ा स्टाइल टेम्पल, जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स हैं. तो वो बच्चे जिन्होंने नॉर्थ इंडिया के और साउथ इंडिया के दोनों के टेम्पल्स देखे, तो आप समझ सकते हो कि नॉर्थ इंडिया के और साउथ इंडिया के टेम्पल्स के आर्किटेक्चर में ना बहुत ही ज्यादा फर्क है. तो ये टेम्पल्स नॉर्थ इंडियन स्टाइल के टेम्पल्स नहीं, उनसे काफी अलग देखे गए. सो जो की फीचर्स थे वो था विमाना. तो एक विमान हुआ करता था, द पिरामिड लाइक टावर ओवर द गर्भगृह. तो बीच में ना एक डेटी रूम हुआ करता था जिसे गर्भगृह बोला गया है. गर्भगृह के ऊपर एक ऐसा पिरामिड जैसा बड़ा सा टावर हुआ करता था. मल्टी स्टोरी डिजाइन, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे मल्टी स्टोरी लेवल पर एक बड़ा सा टावर सा बना हुआ था और उसमें बहुत ही फाइन कार्विंग की जाती थी. स्मॉलर एज दे ग्रो अप, जैसे जैसे ऊपर को जाएगा वैसे 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 वो छोटा होता जाएगा. सो दे वर रिचली कार्व्ड टॉप टू बॉटम. तो ऊपर से लेके नीचे तक ना ये बहुत ही अच्छे से कार्व किए जाते थे. तो इस तरह होता था. तो अच्छे से कार्विंग, मतलब पूरे ऐसे प्लेन पत्थर नहीं होंगे, अच्छे से कार्विंग की होगी इन पर. मंडपा, द पिलर्ड हॉल्स विद फ्लैट रूफ एंड डिटेल्ड पिलर्स. अब बीच में आता था मंडपा, जो पिलर हॉल के पिलर्स होते थे उनके ऊपर डिटेल वर्क किया होता था. गोपुरम, ornate the entrance gate evolved into huge towers later. तो इनका जो टेम्पल का गेट होता था उसे गोपुरम बुलाते हैं, और गोपुरम पहले छोटा होता था लेकिन विद टाइम ये और बड़ा होता गया. अब बात करते हैं कुछ फेमस टेम्पल्स की, जैसे बृहदेश्वरा शिव टेम्पल है तंजौर में, विच वॉज बिल्ट बाय राजा चोला वन. ही वॉज इट इज क्राउन्ड बाय 25 फुट, और इसके ऊपर एक 90 टन का स्टोन ब्लॉक रखा गया है. इमेजिन करो, 90 टन का स्टोन ब्लॉक ऊपर रखा गया है. So masterpiece of the Cholas architecture, it is known as the masterpiece of the Cholas architecture. फिर उसके बाद जब नेक्स्ट राजा आए थे राजेंद्र चोला वन, तो राजेंद्र चोला वन ने गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल बनवाया. एंड इट इज नोन फॉर द डेलिकेट डिजाइन एंड द म्यूरल्स. तो जितने भी आर्ट क्रिटिक जैसे स्मिथ, फेरोक्सॉन थे, इन्होंने भी बोला कि जो चोला टेम्पल्स है ना वो यूनिक स्पेसिमेन है ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल आर्ट. तो ऐसे खूबसूरत सुंदर ऐसी कारीगिरी की गई है ना इन टेम्पल्स में कि आर्ट क्रिटिक्स जो थे वो भी इनकी तारीफ करने से रुक नहीं पाए. देन चोला स्कल्पचर्स. सो अब ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ पत्थरों पे अपनी कला दिखा रहे थे, ये साथ ही साथ मेटल के ऊपर भी अपनी कला दिखा रहे थे. तो ब्रॉन्ज के ऊपर इन्होंने बहुत सारी कार्विंग्स की. सो द आर्ट ऑफ मेटल एंड स्टोन इमेज मेकिंग प्रोग्रेस्ड रैपिडली. तो ये वो टाइम था जब स्टोन वर्क तो हो ही रहा था, स्टोन के ऊपर कार्विंग्स तो हो ही रही थी, बल्कि मेटल के ऊपर भी कलाएं अपनी दिखाई जा रही थी. तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नटराज जो डांसिंग शिवा. तो यही है वो इमेज जिसके बारे में, यही है वो मूर्ति जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी. सो इट इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चोलास ब्रॉन्ज आर्ट एंड इट बिकेम द स्पिरिचुअल एंड द कल्चरल सिंबल फॉर द तमिलियंस. और आज भी तमिलियंस के लिए ये एक कल्चरल सिंबल है. देन द कल्चरल इम्पैक्ट. अब टेम्पल्स कोई ऐसा नहीं था कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ पूजा की जा रही है, वो इनके लिए schools भी थे. So it functioned as the cultural centers, spiritual hubs and also the economic and social spaces. तो यहाँ पर डांस, म्यूजिक, एजुकेशन और बाजार सब कुछ लगता था. तो आप देख रहे हो कि किस तरह पत्थर और मेटल्स पर इन्होंने अपना काम किया और अपने टेम्पल्स को इतना ग्रेट, इतना सुंदर बना दिया. सो दिस वॉज अबाउट देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो अगर इसको हम क्विक रिकैप करें, सो जो चोला का आर्ट है, इट इज आर्किटेक्चर प्लस स्कल्पचर्स, द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स देखे गए हैं. यहाँ पर विमान जो एक बड़ा सा टावर, बीच में गर्भगृह है जहाँ पर डेटी को रखा जाता है और उसके ऊपर एक विमान, एक बड़ा सा टावर. मंडपा जिसे हॉल बुलाया जाता है. गोपुरम इनका गेट वे था. तो पहले छोटे ही होते थे ये गोपुरम, लेकिन विद टाइम ये इनकी हाइट बढ़ती ही गई. फेमस टेम्पल्स बृहदेश्वरा राजा वन ने बनाया था, और एंड गंगाईकोंडा जो राजेंद्र चोला ने बनाया था.
ठीक है। अब साथ ही साथ इनके जो स्कल्पचर्स हैं उसमें नटराज, इट इज द बेस्ट चोला ब्रॉन्ज आर्टवर्क का एग्जाम्पल है। टेम्पल्स कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर्स माने गए हैं। अब हम बात करते हैं द लास्ट टॉपिक विच इज द चोलाज लिटरेचर। वैसे तो हमने अपने लिटरेरी सोर्सेज में देख ही लिया कि ये कितने ज़्यादा इनकी पोइम्स, इनकी जो राइटर्स थे, जो पोइट्स थे, उन्होंने कितने डिटेल में चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, जिसने हमें उस पूरे टाइम के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं। सो लिटरेरी फ्लरिशिंग अंडर द चोलाज, द गोल्डन एज ऑफ द तमिल लिटरेचर एंड द रीजनल लिटरेचर। तो ये वो समय था विच वॉज द गोल्डन एज फॉर द तमिल लैंग्वेज एंड द रीजनल लिटरेचर। तो यहाँ पर महान राइटर्स और पोइट्स रहे हैं। सो तमिल मेक द रिमार्केबल प्रोग्रेस, क्योंकि इनके जो राजा थे वो आर्ट को, आर्किटेक्चर को, इस लिटरेचर के ऊपर बहुत ही इंटरेस्ट दिखाते थे और बहुत ही प्यार था। और इन्होंने इन पोइट्स को और इन राइटर्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया। सो चोलाज रूलर्स वर द ग्रेट पेट्रन्स ऑफ पोइट्स एंड द स्कॉलर्स। ठीक है। अब इनके जो रिलीजियस लिटरेचर है उनमें आते हैं नायनार जो शैवाज थे एंड अलवार जो वैष्णवाज ने लिखे थे। सो दीज वाज कंपोज्ड ऑफ द डिवोशनल हिम्स इन द तमिल। तो इन्होंने डिवोशनल हिम्स लिखी तमिल में। दे फोकस्ड ऑन द भक्ति, द पाथ ऑफ साल्वेशन एंड डिवोशन। इनकी जो कॉम्पोजिशन थी वो भक्ति, मोक्ष, इन सब के ऊपर लिखी गई थी और इन्होंने मोक्ष के ऊपर और भक्ति के ऊपर काफी सारी चीजें बताई। देन दीज वर्क्स वर लेटर कंपाइल्ड इनटू वॉल्यूम, जिन्हें तिरुमुराईज भी बुलाते हैं, पढ़ा है ना हमने लिटरेरी सोर्सेज में। सो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फिफ्थ वेदा इन द तमिल कल्चर। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और जो हमारा पांचवा वेद तमिल कल्चर में कहा जाता है दैट इज तिरुमुरई। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है। अब अगर हम इनके सेकुलर और एपिक लिटरेचर के बारे में बात करें तो क्या क्या है। सबसे पहले तमिल नारायण, जिनके ऑथर थे कंबन, पूरा टेबल में लिखा है, ध्यान से पढ़ लेना। इट इज द प्राइड ऑफ द तमिल लिटरेचर। फिर बात करते हैं नाला वेनबा, जो पुगलांदी ने लिखा है। इट इज द लव स्टोरी ऑफ किंग नाला एंड दमयंती, नोन फॉर देयर सिंप्लिसिटी एंड स्वीटनेस। सो दिस टेक्स्ट इज नोन फॉर देयर सिंप्लिसिटी एंड द स्वीटनेस। देन कलिंग टटपुरानी, जो जयम कुंदार ने लिखा है। द एपिक डिस्क्राइबिंग द विक्ट्री ऑफ कुटुंगा वन ओवर कलिंगा। तो जब उन्होंने कलिंगा के ऊपर वॉर जीती थी उसके बारे में बताया गया है। देन द ग्रामर ट्रीटीज बुद्धमित्रा रवानशाही, टेक्निकल वर्क enhancing the Tamil linguistics। then विक्रमोक्षला, जिनका ऑथर कौन है वो तो नहीं पता, लेकिन इट इज द पोएट इन द कोर्ट ऑफ द कोलुटुटुंगा वन एंड राजा टू। तो अमृत सागर जो एक जैन पोएट थे, ही ऑल्सो एनरिच्ड द तमिल लिटरेचर। So this was all from our today's session. I hope आपको सारा ही चैप्टर समझ आया है। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना जिन्हें मैं बोलूंगी कि आप लिख के प्रैक्टिस करें, उनकी स्पेलिंग्स आपसे गलत ना हो, और जितनी बार लिखोगे और बोलोगे उतनी बार वो याद होंगी। तो अच्छे से इस चैप्टर को देखना, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।